हिंदी के महिला कथाकारों में कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी की पीढ़ी के बाद जो नाम उभरे, नासिरा शर्मा उनमें अलग से पहचानी जाती हैं। कहानी के अलावा उपन्यास विधा में भी उन्होंने अपनी हैसियत बनाई है। साहित्य के साथ विश्व राजनीति एवं सामाजिक सरोकारों से संदर्भित ज्वलंत समकालीन प्रश्नों पर भी उन्होंने प्रभुत लेखन किया है। वे एक विद्वान साहित्यकार हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी आमोख्ता, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रेलगाड़ियों ने लाशें लाना बंद कर दी थीं और दुकानों ने आग उगलना भी। जिस्मों की राख को नालियों में बहे भी अरसा गुजर गया था और मकानों की दीवारों पर पड़े खून के छींटे भी पुताई में अपना मुंह छुपा चुके थे, मगर वीर जी का कहीं कोई पता नहीं था। फौजी छावनी में, बाजार और हाट में, रोडवेज और एयरवेज में, दुकानों और मकानों में, खेतों और कारखानों में, दफ्तरों और मंत्रालयों में, मुर्दा खानों और शमशानों में, पुलिस चौकी और जेल में कहाँ नहीं ढूंढा अपने वीर जी को, मगर उनका कहीं पता नहीं था। और तो और गली कूचों में भी वे नज़र नहीं आए। कौन ले गया उनको यहाँ से? किसकी साजिश पर हुआ ये सब? सुबह जब आँख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। बाजार खाक थे और घर राख। अपने पराये थे और पराये अपने। जिंदगी का चेहरा बदल चुका था। एतबार का दामन चाक था। आंसुओं की छिटकन में आँखों के पट इस तरह से बंद थे जैसे किसी को जिंदा दीवार में चिन दिया जाए। मगर यादों की परछाइयाँ उन अंधेरे में भी पिछला गुजरा हुआ इस तरह से सामने लाकर खड़ा कर देती जैसे आईना कहीं से चटका ही ना हो। सदा की भांति इस फसाद का भी झाग गर्म दूध की तरह सतह पर बैठ गया था। ईंट पर ईंट रखी जाने लगी। जले घर और दुकानें फिर से रंग व रोगन से चमकने लगे। सूनी मांगों और बिना बाप के बच्चों पर राहत का साया उतर आया। मोहल्ले फिर से आबाद होने लगे। जख्मों पर तेजी से टाँके लगाए जाने लगे, मगर वीर जी का फिर भी कहीं पता नहीं था। अपने वीर जी वीर थे, वीर जी रक्षक थे, वीर जी मेहनतकश थे, वीर जी अपनों पर जान न्यौछावर करने वाले थे, वीर जी मस्त मौला थे, वीर जी दुख दर्द के साथी थे, वीर जी इस मुल्क की आन और कौम की शान थे। ऐसे मजबूत पहाड़ जैसे वीर जी की फ़ौज को आखिर ज़मीन निगल गई या आसमान? वीर जी को ढूंढती आंखों के सामने वो आंगन उभरता है जिसके कोने में नीम के पेड़ के नीचे पड़ी खाट पर बैठा मैं मीठे दूध से भरे कटोरे में माँ के हाथों मली बासी रोटी चम्मच से उठाकर खाता होता, और नदीदा शातिर कौवा कभी अपनी गंदी काली चोंच कटोरे में डालकर मुझे सहमा देता, या फिर कभी झपट्टा मारकर कटोरा अदवाइन पर उलटकर मुझे रोने पर मजबूर कर देता था। मेरा वो घर आज भी मेरे जहन में महफूज है। जब कभी तन्हाई नसीब होती है और मैं राहत की सांस लेता हूँ, वो घर अपने आप तैरता हुआ उस वक्त मेरी बंद आँखों में किसी कश्ती की तरह ठहर जाता है, और मैं उसके आंगन, दालान, कमरे में इस तरह से घूमने फिरने लगता हूँ जैसे आज भी वहीं रह रहा हूँ। बंटवारे के कुछ वर्षों बाद मेरे दिल में एक अजीब ख्वाहिश पनपने लगी थी कि मैं एक बार अपने उस पुराने पुश्तैनी मकान को एक नज़र देख आऊँ, जहाँ आंगन में गिल्ली डंडा खेलते हुए बिखरी निमकौली को खिन्नी समझकर जाने कितनी बार खाया था, और कड़वाहट से पगलाकर शक्कर चबाते 100 कस्में खाई थीं कि फिर ये गलती नहीं करूँगा। मगर जाने खिन्नी के स्वाद का लालच कैसे अगले मौसम तक पिछला अनुभव भुला देता और मैं वो गलती दोहरा बैठता था। आज इस लंबे चौड़े जहाज़नुमा मकान में तो मेरी अथक मेहनत का फल है, जिसमें रहते हुए मुझे 10 साल गुजर गए हैं। मगर इन वर्षों में उस आंगन को मैं कभी नहीं भूल पाया जहाँ की मिट्टी को मैंने चटुए और झुंझुने के साथ चूसा है, जिस पर हुमकता हुआ मैं घुटनों के बल चला हूँ। इसलिए कभी कभी अपनी इस नई कोठी का नक्शा भूल जाता हूँ, और सावित्री कभी कभी चिढ़कर कह उठती है कि घर की क्या कहूँ, आप तो मुझे भी भूल जाते हैं। आखिर 20 साल बाद वो दिन आ ही गया जब 1000 अरमानों और बलवलों को सीने में छुपाए मैं पाकिस्तान की तरफ चल पड़ा। इस सफ़र के पीछे सिर्फ पुरानी ज़िंदगी की महक को दोबारा सूंघने की ललक भी थी, जिसे सावित्री नहीं समझ सकती थी। वो दिल्ली की थी और मैं लाहौर का।
जो मेरा वतन था, जहाँ मैं पैदा हुआ, और आज उसी पराए मुल्क में जाने के लिए 100 तरह की सफाई देते हुए मैंने वीज़ा हासिल किया था। मेरे जहन में अपने पुश्तैनी मकान का नक्शा साफ था। वो सीधी चौड़ी सड़क थी जिस पर बने टाकीज़ के बाएं तरफ से एक गली अंदर जाती थी। घरों के बीच में एक हलवाई की दुकान थी, उसी से मिला पान बीड़ी का खोखा, जिसके नीचे कुछ दूरी पर बैठा मोची जूते गांठता होता, और आगे उसी गली के नुक्कड़ पर मेरा मकान था, जहाँ से दूसरी गली की शुरुआत होती थी। इन गुज़रे वर्षों में ज़बानी पता मैं भूल चुका था, मगर निगाहें जगह नहीं भूली थीं, क्योंकि वो जगह मेरी पहचान थी, मेरी पैदाइश की निशान थी, जो नए पुराने वतन की सरहदों से परे, हर सियासी बंटवारे से दूर मेरा अधिकार थी। हवाई जहाज़ उड़ रहा था। कल और आज के फ़र्क को मैं देख रहा था। आज नंगी खून में डूबी तलवारों के बीच केशों की चिंगाड़ नहीं थी। सूखे आम और अमरूद के बागान के बीच से हिचकोले खाती बैलगाड़ियाँ नहीं थीं, और न घुटनों पर सिर रखे इज्जत लुटी विधवाओं की सिसकियाँ थीं, और ना ही मारकाट के हंगामे में वीर जी की बाहों की ढाल थी, जो मुझे हमलावरों के बीच से बचाकर कैंप तक लाए थे। सोग मनाता वो जुलूस तो कहीं पीछे बहुत दूर छूट गया था। कल के शरणार्थी आज शरणार्थी नहीं, बल्कि शहरों के नागरिक और मुल्क के बड़े बड़े व्यापारी और मालदार ताजिर बन गए थे। मुझ जैसा कल का एक लाचार गरीब बदनसीब आज कैसा खुशनसीब बना, धन दौलत के बीच खेल रहा था, और तकदीर उसको हवाई जहाज़ पर बिठाकर सरहद के उस पार ले जा रही थी, जहाँ उसकी यादों की गठरी आज भी महफूज थी। प्यासी आँखें और धड़कता दिल लेकर मैं उस गली में पहुँचा, जो पक्की मगर सकरी सड़क में बदल चुकी थी। बहुत ढूंढने पर भी हलवाई, मोची और पनवाड़ी की दुकानें गायब थीं। दूर से दिखते नीम के पेड़ की जगह घर की छतों पर एंटेनाओं का जंगल उगा था। बस इकलौती पहचान वो छोटी मजार अभी भी वहीं मौजूद थी, जिसने यकीन दिलाया था कि ये गली हमारी ही है। गली के नुक्कड़ पर पहुंचा तो देखा वहाँ मेरा घर मौजूद नहीं था। लाल खिड़की, हरे दरवाजे वाला मेरा घर सचमुच वहाँ से गायब था, जिसको मैं पिछले 20 वर्षों से अपने दिल व दिमाग में बसाए हुए था। उसी घर में ऊपर लाल खिड़की के जंगले पर बैठा मैं गली और घरों की छतों का तमाशा देखता और शोर से छूटी भीड़ को ताकता रहता था, जहाँ अब जूते, कपड़े, वीडियो कैसेट और दवाओं की दुकानें चमचमा रही थीं। वक्त के गुजरते पहिए ने सब कुछ कुचल दिया था, मेरे उस छोटे से घर को भी। मेरे इंतज़ार का सब्ज़ बाग सूख गया था, मेरा यकीन दम तोड़ चुका था, मेरी यादों का जहान लुट चुका था, मेरी बुनियाद के पैर उखड़ चुके थे, मेरी पुश्तैनी निशानी मिट चुकी थी, मेरी मोहब्बत शर्मसार थी, जिसके इबादत खाने का तन्हा बुट टूट चुका था। अब वहाँ किसी और का अधिकार था। गली मेरी पुरानी गली होकर भी मेरी गली नहीं रह गई थी। अपने टूटे दिल के टुकड़ों को जोड़ता हुआ मैं उसे दिलासा देने लगा कि कल अगर कोई हवाई जहाज़ पर पैदा हो जाए तो क्या वो उसकी जन्मभूमि, उसका वतन हो जाएगा? अब मैं इस एहसास से पूरी तरह आज़ाद हो गया था कि मेरा पुश्तैनी कहीं कुछ है। फ़िलहाल तो विदेशी धरती पर खड़ा था, जिससे मेरा कोई भी जज्बाती लगाव अब सिर्फ एक मस्खरापन था। चेहरे पर छलक आए पसीने को रुमाल से इस तरह पोंछा जैसे दिल व दिमाग से पुराने घर को मिटा रहा हूँ। उस दर्दनाक हादसे से मैं बहुत जल्द उबर गया। हकीकत के मरहम ने ज़ख्म का निशान भी मिटा दिया था। पहले मैं दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर के बीच दौड़ रहा था, अब अहमदाबाद, भोपाल, कटक और बेंगलोर की दूरियां नाप रहा था। देश और विदेश के चक्कर तो बहुत पहले से काट रहा था। कारोबार फैल रहा था, ख़ानदान फल फूल रहा था, मैं ज़मीन खरीद और बेच रहा था, मकान गिरवा और बनवा रहा था। अब मैं दिमागी तौर से 2 जगह बटा इंसान नहीं था, इसलिए अपने को आटे में नमक की तरह मिलाने की कोशिश में पूरे का पूरा अपने को गूँथ रहा था। अपनी ज़बान को नई भाषा के शब्दों से सजाने लगा था, ताकि ग्राहक और बाज़ार मुझे गैर न समझें। संस्थानों को दान देकर मैं उनकी इमारतों पर अपना नाम खुदवा रहा था, ताकि मेरे मरने के बाद भी मेरी पहचान कहीं न कहीं नज़र आती रहे।
समाज कल्याण सभाओं में बड़े बड़े चेक काट कर देने लगा था ताकि जनमानस में मेरे खून पसीने की कमाई का अंश बहने लगे और मैं बड़ा आदमी बनकर भी आम आदमी से जुड़ा रहूं, जहां से मैं इस मंजिल की तरफ चला था। पंजाब की मिट्टी जरखेज थी। जिस जगह हाथ लगाया वहीं मिट्टी सोना उगलने लगी। लोगों का प्यार इतना मिला कि अपने कभी याद नहीं आए। सफ़ेद पगड़ियों और सफ़ेद दाढ़ियों ने अपनी छाया में इस तरह से छुपा लिया जैसे माँ अपने दूध पीते बच्चे को आंचल में छुपा ले। मेरे हर दुख और खुशी में शरीक होने वाले पंजाब के सरदारों ने मुझे बेमोल खरीद लिया था। वे मेरे लिए जान देने के लिए हाजिर रहते और मैं लाहौरी उनके लिए कुर्बान होने को तैयार था। अब आटा नमकीन हो चुका था, जिसमें नमक के कण को ढूंढा नहीं जा सकता था, न आटे को चाला जा सकता था। सिर्फ उस मज़े को चखा जा सकता था जो आटे में मिल चुका था। अब मैं लखपति से करोड़पति बनने की तरफ बढ़ रहा था, ठीक उसी तरह जैसे गरीबी में अमीरी की तरफ बढ़ा था। पोते की पैदाइश ने मेरे खानदान की दूसरी नस्ल की नाल को भी पंजाब में गाड़कर इस सबूत पर मुहर लगा दी थी कि आने वाली हमारी नस्ल भी इस मुलायम जरखेज़ मिट्टी में अपने अखवे फोड़ेगी और तब ये जहाज़नुमा कोठी उनके पुश्तैनी वैभव का एक निशान होगी। मेरी हस्ती सपनों में डूबी आँखों में ये जहाज़नुमा मकान इस तरह से लंगर डालकर बैठ गया था जैसे इस गोदी को छोड़कर कभी किसी सफ़र पर कहीं गया ही नहीं था। आज नए बाज़ार की इमारत की आधारशिला मैंने रखी है। घर मेहमानों से भरा है। मुबारकबाद देने वाले सब अपने हैं, सब पंजाबी हैं, सब हिंदू हैं, सब सरदार हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। फिर ये सोने का कलश कैसे चटक गया? ये क्यों एक दूसरे से आंखें चुराए चुराए फिर रहे हैं? किसने किसकी चोरी की है? किसने किसको मारा है? प्यार की थपथपाहट में मेहनत के पसीने की जगह ये आंसुओं की तरावट क्यों? ये गर्म हवा हरे भरे पंजाब को क्यों झुलसा रही है? पिछले कुछ दिनों से सावित्री के घर वालों ने दिल्ली से अमृतसर आकर बार बार कहना शुरू कर दिया था कि हम अमृतसर से दिल्ली चले आएं। हालात का रुख कुछ ठीक नहीं है। उनकी बातें मुझे हंसकर टालनी पड़ती थी। कारोबार को हटाना, मकान छोड़ना, ये सब कोई आसान बात नहीं थी कि जरा सी गर्म हवा के डर से मैं खानाबदोश बन जाता और साए और पानी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर में पड़ाव डालने लगता। फिर ये अपना मुल्क है, इसमें डरना क्या? फिर मैं क्या, मेरी तरह लाखों करोड़ों लोग पंजाब में रह रहे थे, जहाँ किसी माई के लाल में ताकत नहीं थी जो हमें आपस में बांट सकता। आज 37 साल गुजर जाने के बाद मुझे वो पुश्तैनी घर का आंगन फिर याद आ रहा है, साथ ही वो पुराना नीम का पेड़ भी, जिसकी डालियां पत्तियों से लदी हुई आंगन की ऊंची दीवार से बाहर गली में फैली हुई थी, जिसके नीचे पड़ी हुई चारपाई पर भारी शानों पर बिखरे बालों से उलझे मेरे हाथ। सच ब्राजी, मेरे बाल कब इतने बड़े होंगे? जब तू सरदार बन जाएगा, बोल, बनना है सरदार? जोर का ठहाका गूंजता। मैं शर्मा जाता और वो नदीदा शातिर कौवा डरकर पेड़ से उड़कर सामने बिजली के खंभे पर जा बैठता। तब मेरा दिल चाहता कि एक बार फिर ब्राजी जोर से हंसे ताकि कौवा डरकर यहाँ से दूर चला जाए। शाम को आरती के समय मैं ब्राजी की हंसती ताकती आंखों से शर्मा कर प्रसाद लेकर माँ की पुकार की परवाह किए बिना भाग जाता। मेरे और ब्राजी के अलावा घर में किसी को हमारे बीच होती इस छेड़छाड़ का पता नहीं था। ब्राजी जाने कब से हमारे पड़ोसी थे और हमारे दादा के दादा से उनके दादा के दादा की दोस्ती थी, मगर ये बातें मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखती थीं। बस मैं तो ब्राजी के कद, चौड़े सीने, बड़ी बड़ी आँखों और जानदार चेहरे पर मुस्कुराते गुलाबी होठों का दीवाना था। ब्राजी से प्रभावित पहली बार मैंने बड़ी श्रद्धा से ठीक उन्हीं के अंदाज से गुरु साहब के चित्र के आगे माथा टेका था और गुरु बानी के शब्दों का जाप मन ही मन दोहराया था। सरदार का रूप धरे बिना मैं सिक्खी पर ईमान ले आया था। अब मंदिर और गुरुद्वारा दोनों ही मेरे लिए पवित्र पावन बन चुके थे। सरदारों के खुले स्वभाव ने सोने पर सुहागे का काम किया था और मैं बाबा फरीद और वारिस शाह में ऐसा डूबा कि कबीर की राह पर निकल पड़ा। मेरे लिए आपसी भेदभाव मिट गया था। मेरा एक ही धर्म था कि सब इंसान हैं, सब हिंदुस्तानी हैं।
आतंकवादी, उग्रवादी, हत्यारे, इन शब्दों के शोर से घबराकर आंखें बंद करता हूँ। अपने भ्राजी की पहचान धुंधली पड़ने लगती है। सामने सजी अर्थियों की पंक्तियाँ पानी में बहते फूलों की तरह गुजरने लगती हैं। कानों में बैन की आवाज़ें नगाड़े की तरह गूंजने लगती हैं। जलते गोश्त की गंध से सिर चकराने लगता है। आंखों के सामने अंधेरे के जाले उतर आए हैं। मरने वालों का कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस जो हैं वो उग्रवादी हैं। अपने वीर जी की पुरानी पहचान लगे ये रंग बिरंगे पैबंद गले से नीचे नहीं उतरते हैं। अंदर से कोई झंझोड़ता है कि ये झूठ है। जिस पंजाब में एक लड़का सरदार और दूसरा हिंदू हो और एक लड़की हिंदू को ब्याही जाए और दूसरी सरदार को, ऐसे ताने बाने वाले समाज में कौन किसको मारेगा? अपना घर कौन तबाह करेगा? जिस डाल पर बैठा है उस डाल को कौन काटेगा? तेज ठहाके जो पंजाब से उठकर सारे हिंदुस्तान में गूंजते थे, आज शमशान की तरह खामोश हैं। लंबे बाल धुएं में तब्दील हो गए हैं और नीम का दरख्त झुलस कर स्याह पड़ गया है। उसके नीचे पड़ी खाट जलकर कोयला हो गई है। तोते चीखना और चिड़िया चहचहाना भूल गई हैं और ये नदीदा शातिर कौआ कितनी कर्कश आवाज़ में काएँ काएँ करता मुझ पर झपटने को तैयार है। अपने बचाव में चीखता हूँ, भ्राजी, वीर जी, भ्राजी, वीर जी, तुम कहाँ हो? जब तक मैं अमृतसर पहुँचता मेरा जहाज़ नुमा मकान जलकर कोयला हो गया था। मेरी पत्नी सावित्री, इकलौता बेटा अमन, बहू मंजीत कौर और छोटी दोनों बेटियां पिंकी और डॉली की लाशें मकान के विभिन्न कमरों में जली पड़ी थीं। इस कोयले की खान में दाखिल होता हूँ। मेरे आंसू दीवारों की कालिक धोने के लिए मेरी आंखों में हाथ पैर मारते हैं। मैं आगे बढ़कर पोते की लाश ढूंढता हूँ। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा है। हरमिंदर साहब के कलश का चांद भी खामोश है। एकाएक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मकान के बाहर पहरा बैठा है। कल सुबह इन सब का संस्कार मुझे करना होगा। अपने अंदर फैले गम के दलदल में छटपटाता सा बाहर निकलता हूँ। सामने बाग की तरफ बढ़ता हूँ, तभी आवाज़ आती है, दादाजी, दादाजी। सब्र का दामन छूट जाता है। लगता है अतीत मुझे आवाज़ दे रहा है। दिल पछाड़े खाने लगता है और आंखें बरसने लगती हैं। मैं यहाँ हूँ दादाजी। सुनकर समझ नहीं पाता हूँ कि किधर देखूँ और क्या समझूँ। बबलू को मैंने इस तरह से सीने से चिपकाया जैसे मरने वालों को जीने का बहाना मिल जाए। ये भी भाग्य का खेल था कि जिस शरारत पर बहू उसके कान खींचती थी, वही खेल आज उसकी जान बचा गया था। हम दोनों एक दूसरे से लिपटे रो रहे थे। मेरा 40 साल का पाला पोसा जवान बेटा मरा था और उसका 40 साल का बाप मरा था। एक आन में मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। ज़िंदगी ने एक दूसरा मुखौटा लगा लिया था जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। इस सदमे को झेलना, वो भी ज़िंदगी के इस दौर में, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। तो भी पोते का मासूम चेहरा देखकर मैं अपनी नई जिम्मेदारी को पहचानने लगा था। एक बार फिर कमर कस के दिल्ली जाने की तैयारी करने लगा ताकि कुछ दिन सावित्री के घर में उसके बूढ़े माँ बाप को दिलासा देकर लौट आऊँगा। रास्ते भर में बबलू के बारे में सोचता रहा। अंत में मैंने फैसला कर लिया कि बबलू को उसकी नानी के पास छोड़ देना ही उचित रहेगा ताकि उसका दिल बहला रहे और बबलू को प्यार और सुरक्षा के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखने का भी मौका मिल सके। दिल्ली तस्वीर का दूसरा रुख थी। सिक्का वही था मगर चिन्ह व चित्र बदले हुए थे। यहाँ सरदारों के घर उजड़े और बर्बाद हुए थे। मरे हुए हजारों लोगों में मेरे बूढ़े सास ससुर भी थे जिन्हें अपने पलंगों पर ही चिता नसीब हो गई थी। वक्त ने किस तरह का खेल खेला था। इस भरी पूरी दुनिया में एक बार फिर मैं पूरी तरह तन्हा था और ज़िंदगी को दूसरी बार शून्य से शुरू करना था। और इस बार मेरे सिर पर किसी का हाथ नहीं था, किसी की बाहों का सहारा नहीं था। अपने चारों तरफ खाली नज़रों से कुछ ढूंढता हूँ मगर वीर जी का कहीं पता नहीं है। वीर जी कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं थे, म्लेच्छ और गद्दार नहीं थे। वे अपने थे, अपने इसी शरीर का एक अंग। फिर उनको हमसे जुदा किसने कर दिया? बांटो और शासन करो की विदेशी नीति ने अपने देश को बांट दिया। तब हमारी आंखें बंद थीं और ज़ुबान खुली। मगर आज के संदर्भ में विदेशी हाथ का अर्थ, आज का शासक तो हमारा अपना चुना हुआ है। फिर क्या हमने आज आँख फोड़ दी है और ज़बान सिल ली है?
जो कोई नहीं कहता कि सियासत के चलते आज दूसरी कौम अपने ही देश में बेआबरू क्यों हो रही है। हारे जुआरी की तरह पोते की उंगली पकड़े मैं अमृतसर की तरफ लौटने के लिए हवाई अड्डे पर आता हूँ। अपने ही देश में मेरा कोई घर, कोई ठिकाना नहीं है। कहने को भारत माता की गोद सारी की सारी अपनी है, मगर तो भी सिर छुपाने के लिए किस छत के नीचे जाऊँ। हवाई जहाज़ वही है, शहर वही है, मगर मंजिल का पता नहीं है। अपने जिगरी दोस्त हरनाम सिंह की बात याद करता हूँ, जिसने बहुत ठंडे लहजे में कहा था कि भाई साहब, तुम सब तो फिर अपने घर बार जमा लोगे, पैसा कमा लोगे, मगर हमारा नाम जो हिंदुस्तान के रजिस्टर से हमेशा के लिए काट दिया गया है, उसको हम दोबारा नहीं चढ़ा सकते हैं। अब तो बस हम या तो सरकारी नारे में अपनी आवाज़ मिला दें और कदम कदम पर अपनी वफादारी का सबूत देते जाएं, या फिर सियासत के हाथों नीलाम होकर आतंकवादी का रूप धर लें, या फिर मिट्टी के लौंदे बने बस खाने, कपड़े और मकान की ज़रूरत में बंधे चुप साध लें। उसका गम सुनकर मैं अपनी बात नहीं कह सका। कागजात तैयार हैं, बात तय हो गई है। मैं अपनी जहाज़ नुमा कोठी बेच रहा हूँ ताकि इस कोयले की खान में भटकता मेरा पोता यादों के हीरे न ढूंढे। अभी उसकी पूरी उम्र पड़ी है। मैं चाहता हूँ वो इस हादसे को भूलकर नई ज़िंदगी शुरू करे, बिल्कुल ताज़ी उमंगों से भरी हुई। इसलिए घर से दूर जा रहा हूँ। यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हालात का तकाजा है, और मेरे पास उन्हें नकार सकने के लिए कोई तर्क शेष नहीं बचा है। सारे फैसले लेने के बाद जब भी आंखें बंद करता हूँ तो अपना सजा सजाया घर याद आता है। उसमें खनकती सावित्री की हंसी, अमन और मंजीत कौर की खिलखिलाहट और पिंकी डॉली के साथ उछलता बबलू। सब कुछ पीछे छूट गया, सब कुछ चकनाचूर हो गया, अपने वीर जी के बीच में लुट गया। हरमिंदर साहब के दर्शन करते समय लगा कि जैसे अरदास की लय ठहर गई हो और गुरु बानी का सुर थम गया हो, और गुरु ग्रंथ साहब के सामने झुका मेरा सिर कई तरह के दिए गए नामों से बोझिल हो गया हो। पर पीड़ित, भीरु, कुंठित, ईर्ष्यालु अपने नए परिभाषित नामों से सजा मैं बाहर निकलता हूँ। शब्द कीर्तन की धुन मेरे दिल को अपनी तरफ खींचती है और मेरे पैर पंजाब के बाहर मुझे घसीट रहे हैं। मन में आक्रोश का बवंडर उठ रहा है। दिल चाहता है चीख चीख कर पूछूं कि अरे हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले सौदागरों, सत्ताधारियों, ये कैसी राजनीति है जिसमें हिंदू भी सुरक्षित नहीं बचा। दूसरों को मारने की धुन में ये भूल जाते हो कि हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाकर तुम किसी का नहीं अपना नुकसान कर रहे हो। क्यों हमें मध्ययुगीन अंधेरे में ढकेल रहे हो। मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं सिख नहीं हूँ, मैं ईसाई, जैन, बौद्ध नहीं हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। मैं एक हिंदू होकर तुमसे पूछता हूँ कि मैं हिंदू होकर क्यों 2 बार अपने ही मुल्क में उजड़ा। नई जिंदगी तीसरी बार शुरू किए 1 साल गुजर गया, मगर सोते से एकाएक आँख खुल जाती है, जैसे दीमक मेरे बदन को चाटती मेरे पोते की तरफ बढ़ रही है, और मैं घबरा कर अपनी चादर झाड़ता हूँ, फिर कुर्ता। मुझे खौफ है कि मेरे पोते की, जो आज की इंसानी भाषा में हिंदू सिख खून की मिलावट से बना है, कल क्या सियासी पहचान होगी इसकी इस मुल्क में। ये मकान उससे किस इल्ज़ाम में छीना जाएगा और उसको किस नए नाम की उपाधि से सुशोभित किया जाएगा। मैं संबंधों की इस दीमक लगी किताब को आज भी सहेज कर रखना चाहता हूँ, ताकि बचे हुए पन्नों में जो हमारी मोहब्बत की तवारीख खिली हुई है, उसको मैं अपने पोते को, यानी नई नस्ल को, जो 21वीं सदी के मुहाने और 22वीं सदी के दहाने पर खड़ी है, उसे पढ़कर एक दिन सुनाऊंगा। मगर क्या वो मेरी पढ़ी इन इबारतों को कबूल करेगा, या उस सच्चाई को जो 2 दिन तक पेड़ पर छुपे रहकर उसने अपने घर में अपनी माँ, दादी, बुआ के साथ होते देखी थी। घबराकर नीम के सूखे पत्तों को मैं दीमक लगी संबंधों की पुस्तक में भरने लगता हूँ, ताकि तबाही आगे न बढ़े। मगर जहाँ कौमों की किस्मत का फैसला सियासत करती हो, वहाँ मेरे ये हाथ, ये कीटनाशक पत्तियाँ क्या चमत्कार दिखा पाएंगी। जिस सबक ने मुझे 40 साल तक अंगारों पर लिटाया है, वही पढ़ा सबक फिर आमोक्ता की शक्ल में पढ़ने के बाद क्या मैं होश में हूँ, जो बबलू की सोच की धधकती आग को आज बुझा पाऊँगा।
या वो आग उसके सोच का हिस्सा बनकर कल उसकी औलाद के लिए कोई नया खौफ बनकर बबलू की आत्मा को इसी तरह मथेगी जैसे आज उसके दादा को? आमोक्ता पढ़ने का इस सिलसिला कब तक जारी रहेगा? आखिर कब तक? एक नया फैसला ले लेता हूँ। इस दीमक लग रहे समाज से बबलू को दूर भेज दूँ। मेरा क्या, आज मरा तो कल दूसरा दिन। मगर बबलू तो अभी सिर्फ 10 साल का है। मेरे पास पैसा है, दूसरों की तरह मैं मजबूर नहीं जो अपने ख़ानदान की आखिरी शाख को दीमक के हवाले कर दूँ। कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं। आगा पीछा सोचकर मैंने बबलू को बाहर भेजने की तैयारी शुरू कर दी। मुझे मोह के बंधनों को काटना अभी से बबलू को सिखाना होगा। ज़मीन से जुड़े रहने के बेईमानी सपने से उसे जगाना होगा। इससे पहले कि उसकी जड़ें इस ज़मीन पर गहरी जमने लगें, उसको निकाल कर मुझे उसे वहाँ भेजना होगा जहाँ वो स्वयं सुरक्षित रहे, बिना किसी कुंठा, बिना किसी सियासी नाम और प्रताड़ित पहचान के वो अपने काम से, अपने व्यवहार और व्यक्तित्व से जाना जाए। बबलू को विदेश गए 6 महीने हो गए हैं। पंजाब नहीं, पूरा देश आतंक की चादर तले आ गया है। बाहर हंगामा हो या नहीं, मगर सोच के धरातल पर मैं भयभीत रहने लगा हूँ। अजीब अजीब ख्याल मुझे परेशान करते हैं। जैसे मुझे लगता है कि इस देश में सब विभिन्न धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय में बटे हुए हैं। सब एक दूसरे को नोच रहे हैं, खसोट रहे हैं। कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का संबंधी नहीं है। बस एक अल्पसंख्यक वर्ग ज़रूर खुश है, मस्त है, जिसका नाम राजनीतिक है, जो बेपैंदी के लोटे होते हैं, जो देशी विदेशी कुछ नहीं होते हैं। बस अपने लाभ में वे मानव तन का सौदा करते रहते हैं। तभी बड़ी आसानी से घरों के दालान कमरे बढ़ जाने पर ये दूसरों के दुख पर अपनी सत्ता का झंडा गाड़ते हैं। अपनी धरती पर कच्चे मिट्टी के बर्तन की तरह टूटती कौमों पर बच्चों की तरह हंस पड़ते हैं। वरना अपने ही देश में ये अल्पसंख्यक क्या होता है? कभी कभी मैं ख्वाब देखता हुआ चीख उठता हूँ, जैसे सब अपनी कौम, धर्म, जाति, वर्ग के घेरे में सुरक्षित हैं और एक वर्ग जो दुर्ग से बाहर है वो असुरक्षित है। उसे सब तरफ से गोली की बौछार खानी पड़ रही है। वो है नितांत राष्ट्रवादी मानवता का उपासक, जो बिना भेदभाव के सबको मानता है, सबको समझता है। उसका इस देश में अब कोई मुकाम नहीं है। उन लोगों में सबसे आगे बबलू खड़ा है, जिसका सीना खून खून है। डॉक्टर का कहना है कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है। मैं ज़्यादा सोचूं नहीं, बल्कि खुश रहने की कोशिश करूं, घूमूं फिरूं। मैं डॉक्टर से अपने दिल की बात नहीं कह सकता, क्योंकि वो सिर्फ शारीरिक डॉक्टर है, जज्बात और सोच का नहीं। वो क्या जाने संबंधों में लगी दीमक पूरे के पूरे जंगल को साफ कर देती है, और उस दीमक का इलाज किसके हाथ में है? अरसा गुजर गया है। अब मेरे अंदर कोई घर नहीं, कोई याद नहीं, किसी दरख्त की छाँव नहीं। बस आने वाले बुरे दिन कौवों की शक्ल में एक नहीं, हज़ारों की तादाद में मुझे शहर पर मंडराते नज़र आते हैं, जो मेरे अंदर एक ऐसे खौफ को फैलाते हैं जो मुझे मीलों दौड़ाता हुआ अंधेरे के समंदर में धकेल देता है, जहाँ मैं अपने को तलाश करता रह जाता हूँ कि मैं आखिर कौन हूँ। अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी आमोक्ता। 2 बार अपनी ज़मीन से उखाड़े जाने के बाद अपने ही देश में अपनी पहचान ढूंढते हुए एक व्यक्ति की संवेदनशील कहानी। ज़रूर इस कहानी ने आपको प्रभावित किया होगा। आपको अगर मेरे चैनल का कंटेंट यानी बड़े बड़े नामी लेखकों की कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।